अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 CMA का स्टार्ट हो गया है, हो नहीं रहा, हो गया है। अच्छा जी, कल हमने बात की थी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की, जिसमें आपको मैंने पहले ग्राफ्स बनवाए थे, फिर मैंने आपको एक काम सिखाया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा लेवल्स पे, एक्टिविटी लेवल्स पे कॉस्ट गिवन हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। लेकिन ज़रूरी क्या है, एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल पे हो, क्योंकि अगर एक ही एक्टिविटी लेवल पे है तो फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे, फिर तो नहीं कर सकते। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर अगर कॉस्ट अवेलेबल हो तो आप उसको देखते ही पहचान जाएं वो कौन सी होगी, देखते ही पहचान जाएं वो फिक्स्ड होती है। यानी कि आपका एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है और कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो ये कॉस्ट है इन टोटल। जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज ना हो, फिक्स रहे, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। हाँ, पर यूनिट में वो फिर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाएं तो वो कम होती जाती, उसको छोड़ें। अच्छा, अगली बात, अब बाकी जितनी कॉस्ट हैं इस हमारी एग्जांपल में, ठीक है, बाकी सारी कॉस्ट जो है वो इन टोटल सेम नहीं है। अब अगला टेस्ट, ये वेरिएबल है या नहीं है, वो लगाने के लिए हमें पर यूनिट की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब हमने इस कॉस्ट को पर यूनिट निकाला, टोटल में तो सेम नहीं थी, फिक्स तो नहीं थी, लेकिन जब पर यूनिट किया तो ये पर यूनिट, तो हमने ये पढ़ रखा था कि वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से इन टोटल बदले वो वेरिएबल है। लेकिन ये तब तक था जब तक सेमी वेरिएबल की बात नहीं की हुई थी। अंदर खाते तो ये बात है ना कि अगर सेमी वेरिएबल है तो फिर उसके अंदर दो चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो यही चेक करने के लिए तो हमने पर यूनिट किया था। तो जब पर यूनिट करके इस कॉस्ट को देखा तो पर यूनिट में ये सेम थी, तो हमने कहा हाँ ये वेरिएबल है जो इन टोटल सेम, इन टोटल वेरी करे, चेंज करे, लेकिन पर यूनिट में सेम रहे, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है। इसमें भी ऐसे ही हुआ, इसमें भी ऐसे ही हुआ, लेकिन जब इधर पहुंचे तो टोटल में सेम नहीं थी। हमने कहा फिक्स तो नहीं है, चेक करते हैं वेरिएबल है या नहीं। पर यूनिट किया तो पर यूनिट में भी सेम नहीं, तो फिर हम फंस गए। हमने कहा ओहो, ये तो फिर कोई मिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी पड़ा है, वेरिएबल भी। फिक्स्ड पोर्शन होने की वजह से हर बढ़ने वाला एक्टिविटी लेवल पर यूनिट कॉस्ट को कम करता जा रहा है। वैसे मैंने पर यूनिट सेमी वेरिएबल का आपके साथ नहीं बनाया था ग्राफ, लेकिन अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे ना तो वो ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। यहाँ से चेक कर लो। ओ नो, अच्छा ओ नो जो था ना, ये दरअसल क्या था, ये क्या था, हाँ ये पर यूनिट पर स्टूडेंट ट्रिप कॉस्ट थी। ठीक है, ये क्या था जी, पर स्टूडेंट या पर यूनिट ट्रिप कॉस्ट। तो अगर आप इसको, अगर इसका ग्राफ बना लें, बनाने की जरूरत तो नहीं, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, 30 स्टूडेंट्स पे 1300 कॉस्ट है। बना ही देते हैं फटाफट, ऐसे ही 1 मिनट लगना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ये मैंने 60 लिखने की कोशिश की थी, ठीक है, और कॉस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये पर स्टूडेंट ट्रिप कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट टोटल कॉस्ट जो थी ना, जो मिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल, वो पर यूनिट निकाली हमने। ठीक है, तो इसको आप कर लें, ये आप ऐसे कर लें, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, ठीक है जी। अब 30 बच्चे जाएं तो पर यूनिट यानी कि पर स्टूडेंट ट्रिप की टोटल ट्रिप की कॉस्ट, जिसके अंदर उसका किराया भी शामिल है और बर्गर की कॉस्ट भी शामिल है, वो कितनी पड़ रही है जी, 1300। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ कहीं 1300 बनेगा, यहाँ कहीं, ठीक है जी। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स 50 कर दें तो ये 1100 पे आ गई, ऐसे ही बस अंदाजे से। 70 कर दें तो ये 1000 पे आ गई। यानी अगेन ट्रेंड इसका क्या है, डिक्रीजिंग ही है। ठीक है, ट्रेंड इसका डिक्रीजिंग ही आ रहा है, सही है ना। तो ये भी कम हो रही है,
लेकिन किधर गई, हाँ, कम हो रही है, बढ़ने से एक्टिविटी लेवल कम हो रही है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इन टोटल भी चेंज हो रही है। तो इन टोटल चेंज होने की वजह से ये फिक्स नहीं है, और पर यूनिट या पर स्टूडेंट चेंज होने से ये वेरिएबल भी नहीं रही, क्योंकि अगर सिर्फ वेरिएबल होती तो पर यूनिट सेम रहती। ये पर यूनिट कम क्यों हो रही है एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से? इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का भी पोर्शन शामिल है, और फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर यही है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे रही होती है। जैसे जैसे आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं, पर यूनिट या पर स्टूडेंट पे वो कॉस्ट कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमने कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर कॉस्ट का नज़र आना, ठीक है, इससे आप निशानी इससे आप पहचान सकते हैं ये कॉस्ट कौन सी है। उसके लिए क्या तरीका है? अगर तो कॉस्ट इन टोटल नज़र आ रही है सेम है तो ये क्या है? फिक्स। और अगर इन टोटल सेम नहीं है तो अगला चेक आप मारते हैं कि पर यूनिट चेक कर लें। अगर पर यूनिट में सेम आ जाए तो आप कहते हैं ये वेरिएबल, और अगर ना तो टोटल में सेम हो ना पर यूनिट में सेम रह रही हो तो फिर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। ये होमवर्क वाला सवाल था। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहा था असल में ये FAR1 में किसी ज़माने के अंदर, इसको उधर रख लो यार, ये भी चला जाना था, ये गज। अच्छा जी, ये FAR1 में किसी ज़माने के अंदर कॉस्ट का एक छोटा सा चैप्टर होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, जिससे थोड़ा नीचे लेवल का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कह लें, वो उन्होंने आप डाला हुआ है आपके इंट्रो में। ठीक है, तो उस ज़माने का ये MCQ आया हुआ है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये पुराने ज़माने की बात है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं, यही कोई 2020 के आसपास की बात है। ठीक है, कोरोना से पहले की बात है। अच्छा जी, कॉस्ट गिवन है हमें, कहता है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, T1 T2 T3 T4, डिफरेंट कॉस्ट। जैसे मैंने आपको ये यूँ बोल दी थी, ये मटेरियल लेबर FOH, उन्होंने T1 T2 T3 कर दिया। ठीक है, अब अगर 125 यूनिट्स बनाएं तो टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट गिवन है, इतनी इतनी आ रही है। और अगर 180 यूनिट्स बनाएं तो टोटल कॉस्ट, यानी कि 2 एक्टिविटी लेवल्स दे दिए हमें और टोटल कॉस्ट भी दे दी। सुकून है, चेक कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? क्लासीफाई करो अबव कॉस्ट वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में। और ये 1 मिनट का काम है, अभी बताते हैं। 125 पर 1000 आए और 180 पर 1440 आए तो ये फिक्स्ड तो नहीं है। फिक्स तो अब अगला टेस्ट क्या है? पर यूनिट निकाल लें। तो 1000 को 125 से डिवाइड करें, 8 रुपये पर यूनिट, और 1440 को करें तो ये भी 8। ओ, यानी कि ये तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स क्यों नहीं है? फिक्स क्यों नहीं है? टोटल में चेंज हो रही है यूनिट्स बदलने से, और पर यूनिट में सेम आई है तो मतलब वेरिएबल। T2 पे आए, टोटल में सेम नहीं है तो फिक्स तो नहीं है। 1750 को 125 से डिवाइड करो, 14 रुपये, और अगले वाले को चेक करो, वो भी 14 है, तो इसका मतलब वेरिएबल है। ठीक है, T3 भी फिक्स नहीं है, चेक करो, 125 से डिवाइड करो तो 19.8 पर यूनिट आ रहा है, और आगे 15. अब देखो ना, ये कम हो रही है। टोटल में सेम नहीं है तो फिक्स नहीं है, और पर यूनिट में भी सेम नहीं आ रही तो मतलब वेरिएबल भी। डिक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब ये है कि इसमें फिक्स भी मिक्स है, फिक्स्ड और वेरिएबल मिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो ये क्या आ गई? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, फिक्स तो नहीं है, 25 पर यूनिट, ये 25, अच्छा 25.8 पर यूनिट, और इधर अच्छा तो यूं कह देते सेम है। ठीक है, तो ये भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सोल्यूशन नीचे गिवन होगा, T1 T2 T4 आर वेरिएबल कॉस्ट और T3 इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सही है जी, ये एक अच्छा सवाल है, ये अभी करते हैं, लेकिन इसके करने से पहले थोड़ी सी तैयारियां करनी है। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। कोई मसला जो कल तक पढ़ा हुआ है उसमें है तो बताएं, साथ वाले को, मुझे ना बताएं। अच्छा, तो फिर थोड़ी सी ज़रा प्रैक्टिस कर लें, वो सवाल भी कर लें। ये सिर्फ 2 लेवल्स देखकर नहीं पहचानना सीखना हमने, हम तो नामों से भी पहचानना सीखेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये आपके सारे CMA के अंदर चलनी है, ख़ास तौर पे डिसीजन मेकिंग में और CVP एनालिसिस के अंदर और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक के अंदर। ये बाइफर्केशन आपको बार बार करनी पड़ा करेगी, और ये पहचान आपको बार बार करना पड़ेगी कि फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, और इकट्ठी है तो अलग कैसे करना है। ये बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग
सीवीपी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो मुझे फ़ौरन जहन में आया कि ये है, बाकी भी हर जगह पे ही ये चीज़ मौजूद हो सकती है जहाँ जहाँ आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है, तो इसलिए इसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये हमने बाइफिकेशन पढ़ी थी, एक क्लासिफिकेशन एक, और एक हमने क्लासिफिकेशन कल पढ़ ली है फिक्स्ड और वेरिएबल। इसी के अंदर से सेमी वेरिएबल निकली, और आज टाइम मिला तो एक स्टेप फिक्स कॉस्ट, बहुत आसान सी बात है, वो भी एंड पे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक को मसला नहीं है। अब आते हैं इस तरफ जिधर मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूँ। ये मैं इंशाल्लाह जब आपका सीवीपी का चैप्टर आएगा ना, तो ये मैं अभी कोशिश करता हूँ, बस मुझे कोई इस क्लास के बाद भी एक दफ़ा याद करा दे, मैं ये उनको ना टाइपिंग के लिए दे देता हूँ। एक सफ़ा ये बन जाएगा, टाइप्ड सफ़ा होगा, तो सीवीपी वाला चैप्टर जो कहीं जाके हमने क्योंकि 30वें लेक्चर के आसपास मैं डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करता हूँ, और तकरीबन कोई सीवीपी भी उस डिसीजन मेकिंग में ही आता है। मेरे ख्याल में 50-60 लेक्चर के आसपास जब हम चल रहे होंगे, अगर ज़िंदा रहे तो, मैं भी आप भी, तो वहाँ पे सीवीपी का टॉपिक जब शुरू होगा तो उसके नोट्स भी ऐसे ही दूंगा, तो उसमें फिर मैं ये डलवा दूंगा। वैसे लास्ट टाइम तक ये बस यहीं से ही पढ़ाता था, यानी खुद लिखा हुआ भी पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा देखें जी, काम वही है, लेकिन अभी तक हमने सीखा क्या है इतनी खप खपाई के बाद, ये ठीक है, एक दिन खपने के बाद, लेकिन बहुत ज़रूरी था। पढ़ो जी, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ सकती है हमें भाई, ये ना टाइप कराना है सफ़ा, ये सीवीपी के चैप्टर में डालना है। ठीक है, नोट फरमा लें इसको। ठीक है, फिर इसकी पिक्चर लें क्लास के बाद, और जाके ना कोई अच्छा सा इसका कोई, चाहे वो यूं वाला सफ़ा हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन क्लास के बाद ये ले लीजिएगा। ठीक है ना, ये सीवीपी वाले चैप्टर में याद से डालना है। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़े अगर आपको कॉस्ट की, के कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला तो अभी हमने जो सीखा वो तरीका क्या है। अगर कॉस्ट एक से ज़्यादा लेवल्स पर गिवन है, तो अब मेरे ख्याल में आपको कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि कैसे करेंगे। क्या ख्याल है? अब तो आप माहिर हो गए, माहिर बाइफर्केशन है ना, माहिर आइडेंटिफिकेशन, माहिर अमराज़े आइडेंटिफिकेशन। क्या करेंगे आप? इफ़ कॉस्ट इज़ गिवन एट 2 और मोर वॉल्यूम्स, या एक्टिविटी लेवल्स कह लें, मैंने एक्टिविटी लेवल यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम मतलब वही। ठीक है, इफ़ कॉस्ट इज़ गिवन at 2 or more volumes, then use volume to identify, use volume to identify कि ये कौन सी कॉस्ट है। वॉल्यूम को कैसे यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए? वॉल्यूम बढ़ने या कम होने से अगर टोटल में सेम रहे तो वो, यानी ये निशानी लिखी हुई है कि टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम के चेंज होने से, बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती बल्कि सेम रहती है। डिसीजन इसकी बेस पर लिया था, याद है? तो ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है। ये नहीं लिखा हुआ था, ये यूं लिखा हुआ था, असल में ये यूं लिखा था जब लिखा था। क्या? वॉल्यूम बढ़े या कम हो तो कॉस्ट सेम रहे तो उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट तो नहीं ना कह सकते, वो तो चेंज होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट। और इसकी अगली बात क्या थी? ये वॉल्यूम के बढ़ने से पर यूनिट में कम होती है और कम होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये, लेकिन डिसीजन इसकी बेस पे हम नहीं ले रहे होते। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर कॉस्ट 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स पर गिवन है और वॉल्यूम के बढ़ने से टोटल में बढ़ रही है और वॉल्यूम के कम होने से टोटल में कम हो रही है, तो ये कौन सी है? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पूरी गल नहीं बोल रहे तुसी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और इसकी दूसरी नेचर क्या होती है? पर यूनिट में ये सेम रहती है। ठीक है, ये मैंने गलत जगह पे गुलदायरा लगाया हुआ है, डिसीजन तो इसकी बेस पे कर रहे होते हैं ना। ठीक है, डन। अगर 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स पे कॉस्ट गिवन है, वॉल्यूम के बढ़ने से बढ़ रही है, वॉल्यूम में कम होने से कम हो रही है, तो फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है, अभी नहीं, अगली बात नहीं। पर यूनिट में चेक किया तो पर यूनिट में वॉल्यूम बढ़े तो कम हो रही है, कम हो तो बढ़ रही है, तो मैंने कहा था फिर ये क्या है? ये ना तितर है ना बटेर, ये ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल, बल्कि ये क्या है? सेमी वेरिएबल। ठीक है, सही है। तो ये तो काम हमने सीख लिया, लेकिन बात यहां पे नहीं रुकती। आपको हर सवाल में क्या 2 या 2 से ज्यादा, अब ये 2 लेवल, सिर्फ 2 भी गिवन हो ना, सिर्फ 2 भी गिवन हो तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्या हर सवाल में ऐसा ही होगा कि आपको 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स पे जो है वो कॉस्ट गिवन हुआ करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कोई और तरीका भी होना चाहिए इस आइडेंटिफिकेशन का। वो दूसरा तरीका जो है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, दोनों ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन वो क्योंकि हर जगह ही चल सकता है, ये तो 2 लेवल्स पे कॉस्ट दे तो निकालना पड़े, वो तो नाम से पहचानने वाली बात है। यानी हम
कॉस्ट का नाम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। अभी इसको बस थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो भी काफी है, इंशाल्लाह ये फिर बार बार चलता ही रहेगा। और जिस चैप्टर के अंदर से ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये दरअसल ये चैप्टर है, ठीक है, पता नहीं कौन से लेक्चर के अंदर है, ठीक है, ये 50वें 60वें लेक्चर में जाके पढ़ते हैं, तो ये असल में उस चैप्टर का पार्ट है। जब वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पे जाके तो इसकी फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी ही है, ठीक है, लेकिन सीखना तो अभी से शुरू कर दिया ना चीजों को। तो अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है और कॉस्ट दो या ज्यादा वॉल्यूम से गिवन है तो फिर तो ये काम करके पहचान लेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट इज नॉट गिवन एट 2 और मोर वॉल्यूम्स, देन व्हाट ऐसे ये व्हाट नहीं, क्या करेंगे देन यूज नेम्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस फिक्स जरूरी है। अच्छा, फोटोकॉपियर ये साथ ही बैठे हुए हैं इस फ्लोर में या निचले में इसमें इसी में, हाँ, फोटोकॉपियर बैठे हुए हैं। फोटोकॉपियर से जाके पूछें, हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने फोटोकॉपी मशीन किराए पे ली हुई हो, तो रेंट उनका एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है ना। अब फिक्स है या वेरिएबल? ऐसे नहीं, अगर तो उन्होंने ये जिससे फोटोकॉपी मशीन ली है, अगले ने इनको ये कहा है कि आपको हर महीने मिसाल के तौर पे जो है वो 20,000 रुपये इसका किराया देना पड़ेगा, तो हर महीने 20,000 किराया, ये जो इनकी कॉस्ट है ये फिक्स है। मैंने क्या अल्फाज बोले? हर महीने 20,000 किराया। अब चाहे वो महीने में 10 कॉपियां बनाएं या 10,000 कॉपियां बनाएं या 10 लाख कॉपियां बनाएं, ज़्यादा नहीं हो गया वैसे, 10 लाख से कम, 10,000 तक कर लें, ठीक है। अगर वो 10 कॉपियां बनाएं या 100 कॉपियां बनाएं या 1000 कॉपियां बनाएं या 10,000 कॉपियां बनाएं, किराए ने बदलना नहीं है, तो ये किराया होगा। ये रेंट एक्सपेंस इनके लिए फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर फोटोकॉपी जिस बंदे ने दी है, सोना नहीं है, मैं सोना नहीं दूंगा, हाँ, थोड़ी सी नीनो आई है ना, थोड़ी सी ये सो रहा था, ये हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा, ये राती में नहीं नींद आनी। अच्छा, तो अगर फोटोकॉपी मशीन जिस बंदे से ली, उसने ये कहा था कि देखें जी, ऐसे तो नहीं कि आप अंधाधुंध इस्तेमाल करें, हम जो है ना वो आपको ऐसे करके देंगे कॉपी। इसके ऊपर लगा हुआ है काउंटर, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर ना एक काउंटर है, तो आप जब एक कॉपी करेंगे तो वहाँ पे वो लिखा जाएगा। तो आप फी कॉपी जो है हमें किराया दें, मिसाल के तौर पे 8 आने, मिसाल के तौर पे 1 रुपया, चलो आसान कर, 1 रुपया फी कॉपी आपने हमें किराया देना है। अब अगर ये है तो ये भी किराया, लेकिन अगर भाई साहब कोई कॉपी नहीं बनाएंगे तो कोई किराया नहीं देंगे। 1 कॉपी करेंगे तो 1 रुपया, 10 कॉपी करेंगे तो 100 कॉपी करेंगे तो 1000 कॉपी करेंगे तो ऐसे नहीं अंधाधुंध रेंट है तो रेंट जो फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। आगे ये लिखा हुआ है, अगर रेंट एक्सपेंस पर मंथ या पर एनम है तो ये फिक्स है। मैं साथ ही पढ़ाता हूं, वेरिएबल कॉस्ट में वॉल्यूम नहीं है तो फिर नाम से कैसे पहचानेंगे? रेंट एक्सपेंस फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड की बेस पर। अच्छा, ये बिल्डिंग के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको फोटोकॉपियर मशीन के हिसाब समझा दिया। मतलब जितना ज्यादा बिल्डिंग इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा किराया देना पड़ेगा। जितनी मतलब फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई होता जा रहा है ना, आप सामान रखते जा रहे हैं, ठीक है, आप ये एलसीडीज इंपोर्ट करके बेचते हैं। अब जो वेयर हाउस आपने किराए पे लिया हुआ है उसने ये कहा हुआ है कि आप एक एलसीडी रखेंगे तो 10 रुपए किराया लगेगा, 2 3 4 जितना ऑक्यूपाई होता जाएगा, तो ये क्या है? वेरिएबल, ठीक है। तो रेंट अन्यवाह नहीं, फिक्स, ठीक है। रेंट का पर मंथ या पर एनम होना उसको फिक्स करता है। बिल्कुल ऐसे ही सैलरीज भी हैं, लेकिन नकल मारना, ठीक है, सैलरीज भी ऐसे ही है। सैलरी अगर पर मंथ है, आप एक बंदे को महीने की तनख्वाह देते हैं, अब आप उससे 10 घंटे काम कराएं या 10 घंटे बैठा रहे कोई काम ना कराएं, आपने उसको महीने की तनख्वाह देनी है। लेकिन अगर आप उसको पर आवर या पर यूनिट पे कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर 1 यूनिट बनाओगे तो 100 रुपया देंगे, तो 2 बनाएगा तो 200 देंगे, या 1 घंटा आओगे तो 1 घंटा काम करोगे तो 1000 रुपया देंगे, 2 घंटे करेगा तो 2000 देंगे। लेकिन अगर आपने उसको मंथली सैलरी देनी है या सवाल में एनुअल सैलरी लिखी है तो ये क्या बन जाएगी? ये फिक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप जरा स्पीड से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट 2 से लेवल पे गिवन हो तो ऐसे पहचानोगे, नहीं तो नाम से पहचानोगे। नाम से कैसे पहचानोगे? यानी कि कॉस्ट का नाम देखते ही कैसे आप कहोगे ये तो फिक्स कॉस्ट है? अगर रेंट एक्सपेंस गिवन है पर मंथ या पर एनम में तो फिक्स है।
सैलरी पर मंथ या पर एनम फिक्स। अच्छा अगर पर आर या पर यूनिट है तो लिख देंगे, आगे आगे साथ साथ नहीं जाते, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस पर मंथ या पर एनम होगा तो नहीं लिखा होता, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम होता ही एनुअल है। नॉर्मली प्रीमियम एनुअल और वो भी एडवांस में होता है। इंश्योरेंस कंपनी को इकट्ठे साल के पैसे देने होते हैं और फिर वो साल पूरे का कवर आपको देती है इंश्योरेंस कंपनी, जिस चीज को भी इंश्योर करवाया हो आपने, ठीक है। इसलिए इंश्योरेंस एक्सपेंस होता ही क्या है, फिक्स कॉस्ट। ये नहीं चेंज होता आपके एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से। आपने अपने प्लांट को इंश्योर करवाया हुआ है, तो अगर उन्होंने एनुअल आपसे प्रीमियम लिया है तो आप चाहे जो है प्लांट बंद रखें, चाहे वह 24 घंटे चलाएं, उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, वो साइड पे हो गया, उन्होंने इंश्योरेंस दे दी है। एक्टिविटी लेवल के असल चीज क्या है, एक्टिविटी लेवल के बदलने से कॉस्ट बदल रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिन एक्सपेंस खामोशी केस में नॉर्मली होते ही क्या है, फिक्स्ड। ये नॉर्मली होते ही क्या है, तभी तो मैंने अपनी वो जो एग्जांपल बनाई थी ये, इसमें भी मैंने इसी को ही ये किया था। देखो जरा गौर करो, हर बात के पीछे कोई बात होती जरूर है, ठीक है ना। मैंने कहा था ये तो होता ही वेरिएबल है, ये भी नॉर्मली वेरिएबल है, और ये नॉर्मली सेमी वेरिएबल होता है, लेकिन ये नॉर्मली होता ही फिक्स्ड है। पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है वैसे इतनी ज्यादा बोझ डालने की, खुद ही पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो एडमिन कॉस्ट होती ही क्या है, अच्छा डेप्रिसिएशन, मसलन मसालन मसूलन। मसलन आपका एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 500, उसकी लाइफ है 4 साल, ठीक है। 5 साल कर ले यार, बस 2 साल, चलो 4 साल, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना सवाल, ठीक है। अच्छा लाइफ 4 साल है। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिशिएट करो, ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि ये मैंने 1 जनवरी 10 को खरीदा है, ठीक है। तो 1 जनवरी 10 को ये एसेट खरीदा, कॉस्ट इसकी है 500। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप 31 दिसंबर 10 पे इसको डेप्रिशिएट करोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल पड़ी, इंट्रो चल रही है जी। तो अच्छा 4 साल कह लो या 4 साल कह लो या 4 साल ही कह लो, ठीक है। कितना आ गया 125। नेक्स्ट बुक वैल्यू आ जाएगी, कितनी बुक वैल्यू जी, अच्छा उसके बाद डेप्रिसिएशन आ गई 2011 की। मैं तो दोबारा लिख भी नहीं रहा, चलो लिख देता हूं आपके लिए, वही फॉर्मूला, वही डेप्रिसिएशन। अब चाहे आप 1 महीना फैक्ट्री चलाएं, चाहे कितना 250 हो गया, चाहे 1 महीना फैक्ट्री चलाएं, एक और कर लें तसल्ली के लिए, एक और कर लें, डेप्रिसिएशन वही सेम 100। तो चाहे आप 1 महीना चलाएं या पूरा साल चलाएं, चाहे आप 1 यूनिट बनाएं या 1 लाख यूनिट बनाएं, आपकी डेप्रिसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो अगर डेप्रिसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो ये क्या है, ये ऐसी कॉस्ट है। अच्छा एसेट खरीदने को एक्सपेंस आउट तो करते ही नहीं है ना, ये ना समझ लेना सवालों में आपके आए कि हमने एक एसेट खरीदा है 500 रुपए का, आप कहो जी चलो ये हमारी कॉस्ट हो गई, नहीं एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस तो नहीं है, ये तो एक्सपेंस नहीं, तो एसेट है। इस एसेट से एक्सपेंस निकलता है, अकाउंटिंग वही चलनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आके ये नहीं करना कि आपने आज एसेट खरीदा तो सारे एक्सपेंस आउट कर देंगे, फिक्स करें या वेरिएबल करें, नहीं ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग अभी भी वही है, अभी भी वही लॉजिक्स हैं, सारी बात वही है। अगर आपने आज 500 रुपया खर्च करके एक एसेट खरीदा है तो इसने अगले 5, 7, 10 साल जो फायदा देना है तो इसकी कॉस्ट को उस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो जो कॉस्ट यानी डेप्रिसिएशन है वो है कौन सी वाली कॉस्ट, वेरिएबल है या फिक्स्ड है, तो वो हमने डिसाइड ये किया कि क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल के बदलने से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। अच्छा कोई और एसेट खरीद लेते हैं जी, मिसाल के तौर पे रिड्यूसिंग बैलेंस करना है मैंने, अब कोई चेक ना करने लग जाए, ठीक है ना। मैंने एक एसेट खरीदा 1 जनवरी 15 पे, उसकी कॉस्ट है लेट से 200 रुपये, ठीक है, और इसको मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट करना है और रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट है 12%। ऐसे ही मैंने अज्यूम किया ना, ठीक है। अभी निकाल लेना, बैठ जाना, फॉर्मूला लगा लगू के जी, बताएं जी। 24 आ गया अगला साल। अच्छा बुक वैल्यू आ गई कितनी 170। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो अगले साल डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 200 पे नहीं 176 पे रेट लगाओगे। आंसर बताओ 21। बा पॉइंट छोड़ो, बुक वैल्यू बताओ। और 17 का साल आएगा तो डेप्रिसिएशन अब लगेगी 155 पर रेट लगकर निकलेगी कितना 18 यार, 18, 19 जो भी है यार, जो भी है यार जी, एंड सो ऑन। बस
अब तो डेप्शन चेंज हो गई, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस वाली डेप्शन होगी तो वो वेरिएबल हो जाएगी। वेरिएबल तब होती अगर एक्टिविटी लेवल के बदलने से ये बदल रही होती। ये तो मेथड का कमाल है कि हर साल डेप्रिसिएशन डिक्रीज होती जा रही है। हो सकता है यहाँ पे हमने कम यूनिट्स बनाए हों, कम चलाया, पहला साल है मिसाल के तौर पे और हमने सिर्फ 3 महीने फैक्ट्री चलाई और बाकी 9 महीने बंद रखी हो, लेकिन इधर डेप्शन ज़्यादा है। अगले साल पूरा साल चलाई है, डेप्शन कम हो गई, तो ये तो बेतुकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से नहीं बदलती है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका एक्टिविटी लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका चेंज होना तो सिर्फ हमारे एक मेथड ऑफ डेप्शन की वजह से है। ठीक है, एक और सवाल, एक और एसेट भी खरीदो। एक और एसेट हमने खरीदा, कॉस्ट है उसकी 100 रुपये, ठीक है जी, और लाइफ उसकी यूनिट्स में गिवन है। ठीक है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ओवर होल लाइफ, जो वो कर सकता है। मेरा अपना सवाल है, बस फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है ना, पूरे ज़िंदगी में ये 50, ये पूरी ज़िंदगी में ये 20 यूनिट्स बनाएगा। ये टैंकों वाला प्लांट हमने बनाया, टैंक बनाने हमने, ठीक है, तो पूरी ज़िंदगी में ये 20 टैंक बना सकेगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन की डिटेल्स क्या हैं, प्रोडक्शन क्या हुई। लेट्स से ये मैंने ख़रीदा है 2012 में, तो 2012 के अंदर हमने नया नया टैंक बनाने शुरू किए तो सिर्फ 3 टैंक बनाए। 2013 में हमने 8 बना लिए। 2014 में हमने ये कितने हो गए, 11 हो गए, 6 बनाए और बाकी कितने बच गए, अब कितने बच गए। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के डिफरेंट किया। मुझे बताओ, अकाउंटिंग में हमने सीखा था अगर हर साल फ़ायदा एसेट बराबर दे रहा है तो स्ट्रेट लाइन लगाओ। हर साल फ़ायदा बराबर तो नहीं है। अच्छा, हर साल अगर फ़ायदा ऐसा है कि कम होता जा रहा है, जैसे मशीनें आहिस्ता आहिस्ता पुरानी हो जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो वो मेथड लगाओ जिसमें डेप्शन हर साल कम हो, वो रिड्यूसिंग बैलेंस था। यहाँ पे तो हर साल ना बराबर है ना हर साल कम हो रहा है, तो यहाँ पर फिर कौन सा मेथड लगाएं। तो एक तीसरा मेथड भी आपने सीखा था, आउटपुट मेथड। ठीक है, इस आउटपुट मेथड का फॉर्मूला को ही होता था, लेट्स से 1 जनवरी 12 पे हमने एसेट खरीदा, कितने का, 100 रुपये का। 31 दिसंबर 12 आया तो डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास जो लाइफ है वो लाइफ यूनिट्स की फॉर्म में गिवन है, तो डिवाइड बाय 20 कर दिया आपने। अब जैसे ही ये किया आपके पास डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ चुकी है, पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गई, हर यूनिट की डेप्रिसिएशन आ गई। पहले साल में कितने यूनिट्स बनाए, आंसर बुक वैल्यू, वैसे ही निकाल लेते हैं, बुक वैल्यू यूज तो कर नहीं रहे सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस के। अच्छा, 31 दिसंबर 13 आया, डेप्रिसिएशन के लिए 100 डिवाइड बाय 20, ये तो पर यूनिट है। इस साल में 8, कितना, लो। अच्छा जी, एक मिनट, इसको ना आप 9 करो, ज़्यादा डिमांड आ गई। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं किया, और ये कितना बच गया, ये कितना हो गया, 12 और 8, चलो जी, तो बताओ जी, 40, बुक वैल्यू आ गई 40। फिर 31 दिसंबर 14 आया, डेप्रिसिएशन ही कोई नहीं। क्यों नहीं, एसेट बंद रहा, अब फैक्ट्री बंद रही है हमारी, कोई चीज़ प्रोडक्शन की ही नहीं हमने। ठीक है, बुक वैल्यू 40 आ गई। 31 दिसंबर 15 आया, फैक्ट्री चल गई, और 100 डिवाइड बाय 20 इंटू 8, कितना आ गया, चलो जी, बुक वैल्यू कोई नहीं, मैंने जीरो ज़ूम, रेज़ वैल्यू जीरो ज़ूम की थी, वो ख़त्म कहानी। अब ये आउटपुट मेथड है, ये भी फिक्स है। यूनिट्स कम बनाए डेप्शन कम आई, यूनिट्स ज़्यादा बनाए डेप्शन ज़्यादा आई, यूनिट्स नहीं बनाए डेप्शन नहीं आई। तो ये वाहिद डेप्रिसिएशन मेथड है जो डेप्शन एक्सपेंस जो देगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो फिगर है वो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल रही है। ये बात समझ आई है। अच्छा, अब आप कहोगे एक और मेथड भी था, उसका जिक्र नहीं किया। सम ऑफ ईयर डेज मेथड का बिल्कुल यही तरीका है, मतलब उसका आंसर तकरीबन यही आता है, और वो भी एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज होना, तो उसका अपना एक मेथड है। सारे ईयर्स का सम करते हैं और फॉर्मूला, तो वो अपने हिसाब से ही डेप्शन निकाल रहा है, चाहे एसिड ज़्यादा चलाएं चाहे कम चलाएं, उसका भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन उसका नाम चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, फजूल से ऐसे कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसलिए जो होते हैं मैंने उनके बारे में बता दिया। तो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जो डेप्रिसिएशन होगी वो
वो फिक्स कॉस्ट है, और जो रिड्यूस ये यूनिट्स मेथड आउटपुट मेथड वाली डेफिनेशन होगी ये वेरिएबल होगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ निकल गए हम, मैंने तो वैसे ही बात करने का सोचा था और 3 सवाल कराने पड़ गए। चले खैर, तो डेफिनेशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये कौन सी कॉस्ट है, नाम से ही पता लग जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन, बैंक ने लोन दिया है, बैंक ने अपने हिसाब से जितना अरसा आपने वो लोन इस्तेमाल किया है उतने अरसे का इंटरेस्ट लेना है। बैंक को इससे क्या लगे कि आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं, बनाए भी हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है, फिक्स कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंस अगर टोटल में गिवन है तो वो फिक्स कॉस्ट, और अगर यही सेलिंग एक्सपेंस वो कह दे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल है, आगे देखते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, नाम से लिखिए, नाम कुछ लिखे हुए इस नाम से ही आया था। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट बोल रहा है फिक्स है तो फिक्स ही है। स्टोरेज एक्सपेंसेस, आपने मटेरियल को स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस लिया हुआ है, वो किराए पे लिया हुआ है, फिर वो किराया पर मंथ पर एनम है, तो वही वाली बात, पर मंथ पर एनम, वो चेंज नहीं होता एक्टिविटी लेवल से। ठीक है, उसके बाद मैंने एहतियातन एक लफ्ज लिखा, एनी कॉस्ट जो पर मंथ, या बल्कि उससे भी आगे बढ़ के हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे एक जुमला लिखा, एनी एक्सपेंस दैट रिमेन्स अनचेंज्ड विद द चेंज इन वॉल्यूम, ताकि आप ये ना कहें सर इस लिस्ट में तो वो चीज़ है नहीं, तो नई चीज़ आ जाए उसको इस पे भी परख सकते हैं। ठीक है, अब वही कहानी पूरी हो गई। अगर तो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स पे आपको कॉस्ट गिवन है तो आप देखते ही पहचान लोगे फिक्स कॉस्ट। कैसे पहचानोगे, इन टोटल सेम होगी और पर यूनिट में कम हो रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये मामला ना हो, ये सहूलत मुयस्सर ना हो, तो फिर नाम से देखते ही कैसे पहचानोगे, ये आपके सामने आ गया। अगर पर मंथ पर एनम कोई खर्चे गिवन हैं तो वो तो फिक्स्ड ही हैं, या कोई ऐसी कॉस्ट हैं जो अनचेंज्ड है विद चेंज इन वॉल्यूम तो वो फिक्स कॉस्ट है। या नामों से कौन कौन सी चीज़ याद रखने वाली है, इंश्योरेंस हो गया, एडमिन एक्सपेंस हो गया, डेप्थ इन स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस वाली, इंटरेस्ट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गए। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल बोर तो नहीं हो रहे, ऐसे ही बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट, वॉल्यूम गिवन 2 या 2 से ज्यादा तो कैसे पहचानोगे, इन टोटल चेंज हो रहा है विद चेंज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन पर यूनिट में सेम। लेकिन अगर ये सहूलत मुयस्सर नहीं है तो फिर क्या करोगे, नामों से पहचानोगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये तो होता ही मैंने कहा था वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, खामोशी केस में अजम्पशन लेते हैं, नॉर्मली ये भी क्या होता है, वेरिएबल ही होता है। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन, नाम लिखा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस अगर पर यूनिट में गिवन है, भाई 1 यूनिट बेचोगे तो 1 रुपया फलां खर्चा आएगा। अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस वहां पे इन टोटल अगर गिवन है, आपको इन टोटल दे तो वो फिक्स होते हैं, वो नॉर्मली फिक्स खर्चे होते हैं। जैसे आपके शोरूम का किराया है, या आपके जो है वो शोरूम के मैनेजर की सैलरी है, फिक्स पर मंथ पर एनम गिवन है तो वो फिक्स। और अगर पर यूनिट गिवन है तो जितने यूनिट्स ज़्यादा बेचोगे उतना खर्चा ज़्यादा आएगा। जैसे वो कहता है कमीशन 5 रुपये हम देते हैं 1 यूनिट के साथ, तो ये 2 यूनिट बेचोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर डिलीवरी, अच्छा सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल हो तब भी वेरिएबल। डिलीवरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस अगर फ्लोर एरिया के हिसाब से है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी डेप्रिसिएशन ऑन आवर्स या यूनिट्स मेथड, या एनी एक्सपेंस दैट चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन या सेल वॉल्यूम। ठीक है, सही है। तीसरी और आखिरी, न तितर न बटेर वाली, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स पर अवेलेबल है कॉस्ट तो आपने चेक किया ना टोटल में सेम ना पर यूनिट में सेम, तो आपने कहा ये तो सेमी वेरिएबल। लेकिन अगर ये नहीं है तो नाम से कैसे पहचानेंगे, ये थोड़े से हैं। ठीक है, टेलीफोन चार्जेस, ज़माना गुजर गया फिर भी किसी घर में अगर कोई पीटीसीएल लगा होगा, फ़ोन जो लैंडलाइन, पीटीसीएल तो नहीं कहते, लैंडलाइन लगा होगा, तो उस लैंडलाइन वाले फ़ोन के 2 तरह के बिल होते हैं। एक होता है फिक्स्ड लाइन रेंट, जैसे मिसाल के तौर पे 1000 रुपये बिल आना ही आना है, चाहे आप 1 कॉल भी ना करें। ऐसे ही बिजली का बिल, आप महीना चले जाएं कहीं पे, घूम फिर के आए, वापस आए, बिल फिर भी आया होगा, 1 यूनिट भी इस्तेमाल ना हुआ हो। एक फिक्स्ड लाइन रेंट होता है, और उसके ऊपर फिर जितना यूजेज है टेलीफोन का या इलेक्ट्रिसिटी का, वो पर यूनिट के हिसाब से या पर कॉल के हिसाब से आपको बिल आता है। तो ये बिल्कुल वैसी कॉस्ट है जो मिक्स्ड है, जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स है, चाहे आप 1 यूनिट यूज़ ना करें, चाहे आप 1 मिनट कॉल ना करें, वो लाइन रेंट आना ही आना है। लेकिन उसके बाद वाली जो चीज़ है बर्गर की तरह से, जितना कॉलें लंबी होती जाएंगी, जितना एसी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, खर्चे करते जाओगे, मतलब यूज़ करते जाओगे बिजली को, उतना बिल ज़्यादा होता जाएगा। तो टेलीफोन
इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्जेस खामोशी केस के अंदर अज्यूम यही करते होते हैं कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल। बाकी आपके टॉपिक से, आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, गौर करो गौर। यहाँ क्या लिखा हुआ था, फिक्स्ड एफओएच, सवाल में लिख दिया तो फिर फिक्स्ड ही है। लिख रहा है वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो वेरिएबल ही है। लेकिन अगर सवाल में उसने लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स सिर्फ लिखा हुआ है, तो फिर ये सेमी वेरिएबल ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों तरह की चीजें होती हैं, को रेंट रिडक्शन वगैरह भी, और बाकी भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह भी पड़े होते हैं। ठीक है, सही है। और अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो एक अगली मुसीबत से हमें पाला पड़ता है, बाइफर्केशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उस किस में बाइफर्केट करना है, सेपरेट करना है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, 800 रुपये एक बर्गर पे लगता है। ठीक है, और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, 15,000 बस वाला लेता है। ये सिखाऊंगा अभी कैसे होगा, ठीक है ना, लेकिन ये बाद में, पहले इधर। बहरहाल ये जिस तरीके से हम इनको बाइफर्केट करते हैं सेमी वेरिएबल को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, उस मेथड का नाम क्या है। वैसे तो दो मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन अब जो आपके सिलेबस के अंदर है अब वो यही है। ठीक है, अनलेस के नई स्कीम में कुछ चेंज आ जाए तो। ठीक है, फिलहाल आप पे तो नहीं एप्लीकेबल। ठीक है, ऐसी नई स्कीम रोज आ रहे हैं बच्चे, नई स्कीम, और यार पता तो लगने दो, फिलहाल जो पढ़ रहे हो तो पढ़ो। नहीं, तुम तो नहीं ना आए मेरे पास, आना भी नहीं। अच्छा जी, तो हाई लो मेथड से हम इसको बाइफरकेट करना इंशाअल्लाह आज ही सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पिक्चर लेनी है, ले समझते आनी कोई नहीं। इस चैप्टर में जाकर, जैसे मैंने कहा, मैं आपको चैप्टर में ऐड करके दे दूंगा, ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन दी है ताकि आप भी उन्हें याद कराते रहें सुबह दोपहर शाम। ये ऐसी कि हम आए ऊपर कर दें जी, बच्चों को लग रही हैं। वैसे ही एहतियातन कर ले, लेकिन जब इस चैप्टर पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ये मैं दे दूंगा आप। तब तक जाते जाते वैसे ही बहुत सारी चीजें आपको बहुत हद तक समझ भी आ चुकी होंगी, जहन में बैठ भी चुकी होंगी, तो बस फिर ये एक लिस्ट ही होगी। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ऊपर वाली हेडिंग इतनी प्यारी जो मैंने लिखी हुई है उसका क्या होगा। ठीक है बेटा, गुजारा हो जाएगा। वैसे ही आप लोग जज्बाती हो गए, मैं कह भी रहा हूं रहने दो, मतलब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा, मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। फिर भी नहीं मान रहे, जान दो, खैर है, छड़ दो, खा लो थले मोबाइल। भाई आप तो जूम इन कर लें जरा, हाइब्रिड वालों को तो फायदा हो जाए कम से कम। अच्छा जी, जो मैंने ब्लैक किया ना, ब्लैक, इसको ब्लैक ही रहने देंगे। ठीक है, ऐसे से गुस्सा आया हुआ था इसको, है ना। अच्छा जी, लेकिन ये अभी बाद में करते हैं, पहले ज़रा वो एक सवाल था बड़ा ज़बरदस्त, कौन सा था भला, ये 13वां। ठीक है, ये मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स वाली सहूलत नहीं है, हमें नामों से पहचानना पड़ेगा और फिर हमें फिक्स वेरिएबल अलग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अब आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। कल तो शरारत थी, आज सीरियस। ठीक है, कह रहे हैं जी प्रिपेयर करो अ स्केड्यूल, चलो स्केड्यूल बना देंगे, टू बी प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट। सेठ साहब को ये प्रेजेंट करना है, जिसमें शो मारनी है हमने। क्या क्या शो मारनी है, फॉलोइंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वैन फॉर द, अच्छा ऊपर को वैन का जिक्र होना है, बल्कि वैनों का होना है। क्या क्या बताना है जी हमने सेठ साहब को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेट करने की, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब ये नहीं गुजारा नहीं चलना आपने कि टोटली कर दें, अब नहीं, उन्होंने बाकायदा कहा स्केड्यूल बनाओ। सेठ साहब ये देखना चाह रहे हैं फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और फिर इन दोनों का टोटल भी बताओ, और टोटल ही करना है, दोनों पड़ी होंगी, ऐड करना है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट यानी पर किलोमीटर निकालो, वैन है ना, तो पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आएगी, वेरिएबल पर किलोमीटर कितनी आएगी, और टोटल पर किलोमीटर कितनी आएगी। ठीक है, कोई नहीं, एक स्केड्यूल सा है, बना लेते हैं, अभी 2 मिनट का काम है, लेकिन पहले सवाल पढ़ तो लें।
मैं तो दूर तो नहीं हो गया आप लोगों से, कैमरा वालों से, ठीक है। अच्छा जी, टर्नरी पैकेजेस इज लोकेटेड एट अ वेरी दूर दराज साइट इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेट विच इज दूर दराज फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिटी। अच्छा, दूर दराज मैंने पहले ही बता दिया भाई, दूर है ये फैक्ट्री। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, फैक्ट्री दूर है, सोच रहे हैं पिक एंड ड्रॉप दें, ठीक है। A 2-member committee has reviewed the available options and has come up with a proposal to purchase 3 vans and run them on 3 different routes. एक फैक्ट्री से ठोकर तक आएगी, एक फैक्ट्री से शादरे तक जाएगी, एक फैक्ट्री से कलमे चौक तक आएगी, ठीक है जी। तो ये 3 रूट्स के ऊपर आपने ये 3 वैन चलानी है। द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच वैन इज एज फॉलोज। परचेज प्राइस, ये तो सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट है, एक्सपेंस हो जाएगी। कौन के नीचे दूंगा मैं, ये बात की तो अभी बता के आ रहा हूँ। एसेट है एसेट, इसकी डेप्रीसिएशन होगी, और अगर स्ट्रेट लाइन वाली या रिड्यूसिंग बैलेंस वाली हुई तो फिक्स कॉस्ट होगी। चलें, लेकिन अच्छा, एक्सपेक्टेड ट्रेड इन वैल्यू, ये रेजुअल वैल्यू कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो आपकी, ये दोनों कॉस्ट तो आपकी डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होंगी, और डेप्रीसिएशन मेथड के हिसाब से देख लेंगे कौन सी वाली कॉस्ट है, फिक्स या वेरिएबल, ठीक है। चलें आगे जी। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, बताया तो नहीं उसने कि पर मंथ है या पर एनम है, होती ही पर, अच्छा लिखा हुआ है, ओहो मिटा देना था। अच्छा, क्वार्टरली सर्विस इंक्लूडिंग चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स, फिक्स वेरिएबल, फिक्स्ड है वेरिएबल है, वेरिएबल है फिक्स्ड है, फिक्स्ड है वेरिएबल है, वेरिएबल है फिक्स्ड है। मैं बदल रहा हूँ, आप नहीं बदल रहे, पक्के हैं। क्यों फिक्स्ड है जी? अच्छा, घर पे तो आपको वेरिएबल ही लगा हुआ है ना। असल में ना ऐसी बात यहाँ पर लिखी नहीं हुई इन वैन्स के बारे में कि ये 5000 किलोमीटर चल जाएंगी जब, तो फिर इनको चेंज करेंगे हम इनका ऑयल। बल्कि उन्होंने कहा है जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो ऑयल चेंज हो जाना है। अब 3 महीने खड़ी भी रहेंगी ना तो ये ऑयल चेंज होना है। फ़र्क है सवाल के डेटा देने में। अगर यहाँ पर वो लिख देता कि लुब्रिकेंट, चेंज ऑफ लुब्रिकेंट मतलब किलोमीटर्स के अंदर दे देता, तो यही फिर वेरिएबल बन जाती, क्योंकि कोई गाड़ी कम किलोमीटर चलती तो उस इतने अरसे में उसको चेंज ना करना पड़ता, ज़्यादा करती। तो समझ आ रही है बात की। असल में तो आसान बात क्या है, क्वार्टरली लिखा हुआ, मैंने आपको पर मंथ पर एनम लिखा हुआ था, क्वार्टरली भी तो वही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, नेक्स्ट है क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पर 2000। अब जितने किलोमीटर चलेगी ज़्यादा उतनी रिप्लेसमेंट, तो जो गाड़ी ज़्यादा चलेगी उसकी ज़्यादा रिप्लेसमेंट आएगी, दूसरे की कम आएगी, तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। व्हीकल लाइसेंस फी पर एनम, टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर, कॉस्ट ऑफ डीजल पर, एनुअल रनिंग ऑफ ईच व्हीकल विल बी एज फॉलोज। ए रूट वाली 80,000 सालाना 80,000 किलोमीटर चलेगी। ऐसे ये यूज़ किस लिए करेंगे, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स है तो 80,000 को डिवाइड करोगे 20 से, तो इसकी साल के अंदर 4 रिप्लेसमेंट्स होंगी और हर रिप्लेसमेंट के ऊपर लगना है। ऐसे ही 80,000 है तो ये हर 40,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज होते हैं, तो इसके टायर 2 दफ़ा चेंज हो गए, कितनी कॉस्ट आनी है टायर के चेंज पे, तो ये इस तरह से यूज़ करना है हमने किलोमीटर्स को। यानी बेसिकली लाइफ जो है ना, लाइफ इन चीज़ों की, टायर्स की हो गई या रिप्लेसमेंट पार्ट्स की हो गई, ये किलोमीटर्स में गिवन है, लाइक यूनिट्स, ठीक है। तो बस ठीक है, वेरिएबल ही है ना। अभी डेप्शन का जिक्र नहीं आया, डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर दे सकता है वो, अगर दे देगा तो ये डेप्शन पर किलोमीटर मतलब आउटपुट मेथड वाली डेप्शन बन जाएगी। आर्ली रेट, इसको आउटपुट मेथड को आर्ली मेथड, माइलेज मेथड भी कहते हैं। अगर गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी उन्होंने इसके साथ जोड़ दी ना कि पर किलोमीटर मिसाल के तौर पे इतनी डेप्शन है, या ये लाइफ, ये उसने हो सकता है कहें जी वैन की लाइफ जो है वो इतने 1000 किलोमीटर है,
तो हर साल में 80 किलोमीटर चल रही है तो फिर तो स्ट्रेट लाइन की तरह से ही बन जाएगा, लेकिन बनती तो वो क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट ही है। लेकिन अभी नहीं पता मुझे उसका, फिलहाल तो सिर्फ ये चीज़ें जो है कहाँ यूज़ होगी, ये कहाँ यूज़ होगी, इन दो के अंदर, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट के लिए और टायर रिप्लेसमेंट के लिए। डन। द कमेटी हैज एस्टिमेटेड दैट एवरेज रनिंग विल बी, ये 16 किलोमीटर वो मेरे ख्याल में इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। कि अगर आपने 80,000 किलोमीटर चलना है, ठीक है, और आपकी वैन ए जो है ये 16 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है, तो कितने लीटर खा जाएगी, तो 5,000 लीटर खाएगी वैन ए, और हर लीटर 40 रुपये का, को अच्छे से माने का सवाल है, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी इसकी फ्यूल की भी, ठीक है जी। डन जी। अच्छा, अब कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि मेथड कौन सा है, तो फिर स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे, 4 साल लाइफ तो गिवन है ना, तो ये भी फिक्स कॉस्ट ही है, ठीक है जी। कोई मसला, शुरू करें काम फिर। तो यूँ कर लेते हैं, एक स्केड्यूल जो उसने कहा है बनाओ, तो हम स्केड्यूल ही बना लेते हैं। स्केड्यूल से फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि 3 वैन्स हैं, 3 कॉलम बना लेंगे, बार बार हमें जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी। कौन सा मार्कर इस्तेमाल करूं, ये पहले से पढ़े हैं, ये निकाल के रखे हैं चेक करके, ओए अच्छा नहीं किए। अच्छा जी, तो वैन ए, वैन बी, वैन सी, पहले उन्होंने कहा टोटल फिक्स कॉस्ट निकालो, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, फिर इन दोनों का टोटल। कोई मसला ही नहीं, 1 मिनट का काम है। ये लो इधर ही कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 A, वैन बी, फिगर्स बहुत बड़ी तो नहीं आ जाएगी, यहाँ पे हो ही जाएगा, और वैन सी। ये जनाब हमारा स्केड्यूल बन गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या कहा गया है जी, क्या निकाल के दें, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब वही, ऑपरेटिंग मतलब चलाने की, आप छोड़ें ऑपरेटिंग का लफ्ज़ ना बोलें, और आप पक्का करें दूसरी चीज़ें जो की हुई हैं, ऐसी लगेगा कोई नई चीज़ आ गई। अच्छा जी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट ए पार्ट है। अब यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था, एक तो एनुअल डेप्रीसिएशन, मैंने क्या लफ्ज़ बोला, इतनी सी बात भी काफ़ी है आपको बताने के लिए, फिक्स कॉस्ट है। एनुअल डेप्रीसिएशन, हर साल डेप्शन आनी है, ठीक है, एनुअल डेप्रीसिएशन। उसके बाद इंश्योरेंस, ये फिर सारे इकट्ठे पड़े हैं। सर्विसेज क्वार्टरली है, ये लुब्रिकेंट क्वार्टरली है, ठीक है ना, तो सर्विसेज होगी ना। नेक्स्ट है ये लाइसेंस, बस चलो, तो एनुअल डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, अच्छा कॉस्ट सेम ही है, सुभान अल्लाह, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। कितनी कॉस्ट है जी, कॉस्ट है 12 लाख, रेजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब तीनों वैन्स की यही आनी है ना डेप्रीसिएशन, ठीक है, बोलो 250,000। अच्छा, ये वैन्स एक जैसी लग रही हैं, तो फिक्स कॉस्ट मेरा नहीं ख्याल के चेंज होगी, इनकी सेम ही होगी इन सब की, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट, इसको कहीं नहीं लेना होता रेजन वैल्यू को, बस इसको डेप्शन कैलकुलेशन में यूज करना होता है, तो कर लिया हमने, ठीक है, ओके जी। इंश्योरेंस पर एनम है, और लुब्रिकेंट्स यानी सर्विस भी क्वार्टरली है, फिक्स हो गई। चलो पहले इंश्योरेंस तो लिख लें, तो इंश्योरेंस कितनी है जी, बोलेंगे 50,000, दूसरी की अलग है नहीं तो 50,000। अच्छा, ये हो सकता था कि वो कहते कि वैन्स अलग अलग नस्ल की हैं, या रूट की वजह से अलग अलग इंश्योरेंस आई है,
तो कोई मसला नहीं है, यानी वो फिक्स कॉस्ट ही थी, बस यहाँ पे फिगर बदल जानी थी। शादरे वाली की उन्होंने 75,000 इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है लिया हो, ठीक है, और कलमा चौक वाले का उन्होंने 40,000 लिया हो, और ठोकर वाले का उन्होंने 50,000 लिया हो। लेकिन वो उन गाड़ियों के हिसाब से उनके किलोमीटर्स की बेस पर नहीं है, बस वो हर साल आपने पे करना है। वो इंश्योरेंस कंपनी का अपना हिसाब होगा, रिस्क के हिसाब से उन्होंने कर लिया होगा कि फलां जगह पे रश ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो रगड़ने लगेंगी, उसको ज़्यादा खर्चा मारा हो सकता है, उस हिसाब से प्रीमियम उन्होंने अपने रिस्क के हिसाब से चेंज कर दिया होगा। हमें इससे क्या, ठीक है, हो सकता था चेंज, ठीक है नहीं वैसे। नेक्स्ट, क्वार्टरली सर्विस इंक्लूडिंग चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स। अब यहां पे ये क्वार्टरली सर्विस है, यानी हर 3 महीने बाद वर्कशॉप पे जाएगी वैन और 4,000 खर्च हो जाएगा। अब ये तो एक क्वार्टर का है, एक साल में कितने 3 क्वार्टर होते हैं ना, 3 क्वार्टर, तो 3 क्या होता है, एक क्वार्टर में 3 महीने, ठीक है, एक क्वार्टर में 3 महीने, तो एक साल में 4 क्वार्टर, ठीक है। तो सर्विस क्या लिखे हैं इस पे, सर्विसिंग ही लिखते हैं, सर्विसिंग जी। इधर देखो कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट ₹4,000 पर क्वार्टर इंटू 4 क्वार्टर्स पर ईयर, ऐसे ही है ना, बोलो जी। 16,000 और 16,000। अच्छा, यहां पे भी एक बात बताता चलूं, ये भी चेंज हो सकता था, ये भी हर क्वार्टर के बाद जब चेंज होने जाती है गाड़ी, तो हो सकता है शादरे वाली गाड़ी की रिप्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये नहीं कहना कि वो हर किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रही है, वो कॉस्ट बदल सकती थी उस गाड़ी के हिसाब से, ठीक है ना। हमने ये देखना है कि एक्टिविटी के हिसाब से गाड़ी चले या ना चले, 3 महीने बाद उसमें मेंटेन होना है। तो नॉर्मली वो उन्होंने सेम रखा, ज़रा बेसिक सवाल है ना, अभी बेसिक सवाल है, ठीक है ना, चीज़ें ज़रा पक्की कर रहे हैं हम। बाकी आगे बड़े सवालों में जब जाएंगे, असल सवालों में जाएंगे, तो चीज़ें फिर बिल्कुल क्लियर होंगी, आपको नज़र भी आ रही हुआ करेंगे ऐसे, ठीक है। बहरहाल ना भी नज़र आए तो हमने रुकना नहीं है, चलते जाना है, जो समझ आए करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स है, मेरे ख्याल में तो साथ साथ ही करते जाएं। ये वेरिएबल आ गया, फॉर्मेट पहले बनाने का फायदा ही यही होता है। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो, रुक जाओ, शक्लें ना बनाओ। डन, ये रुक गया। लाइसेंस, ठीक है जी, 8,000 क्या है, व्हीकल लाइसेंस फी, लाइसेंस फीस, तो व्हीकल लाइसेंस फीस कितनी है जी, पर एनम है। अच्छा, ये पर मंथ भी हो सकती थी, इंटू 12 कर देते, रहना फिक्स कॉस्ट था, इसमें वेरिएबल तो नहीं बन जानी थी। पर मंथ पर एनम कोई भी कॉस्ट हो तो फिक्स होती है। कितना जी, 8,000। जरा सवाल पे नजर डाल लो, कोई और फिक्स कॉस्ट नहीं है तो मैं इसके नीचे लकीर लगा दूं। बेटा मैंने 4 साल का नहीं निकाला, 3 साल का नहीं निकाला, मैंने हर वैन का निकाला हुआ है। हाँ तो फर्स्ट ईयर है, व्हीकल लाइसेंस पर एनम है। ये इस साल 8,000 रुपए व्हीकल का लाइसेंस पे किया है, वैन ए का भी, बी का भी, सी का भी। ये एनुअल का मतलब है हर, कहां से सवाल है, सवाल ये एनुअल है ना, तो हर साल ये 8 आना है, अगले साल में भी 8 आएगा, उससे अगले साल में भी 8 आएगा। एनुअल का मतलब ये होता है, ये हर क्वार्टर में, तो इस साल में 4 दफा ये सर्विस हुई है, लेकिन इस साल की बात हो रही है। ऊपर वैने 3 है, वैने, ठीक है। चलें आगे, और तो कुछ नहीं है फिक्स, तो फिर टोटल करो, टोटल वाले सेम ही होना है, 324,000। अगले मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं। क्या है ये, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो स्केड्यूल बना है, और उस स्केड्यूल में हमने पहली रिक्वायरमेंट उसकी पे जो है वो पूरी कर दी। मैं इसके साथ ए भी लिख देता हूं, ठीक है। आपको पार्ट 2 याद आ गया, करें।